Hey guys, if you haven't watched my earlier videos on why you should choose law as an optional subject for your UPSC mains and which books you should study for your law optional, to watch them, I provided the link in the description below. Hello everyone and welcome to our channel. आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। सबको मजा आएगा सुनने में और बहुत कुछ आप सीख कर जाएंगे इस वीडियो से। Because today I'm going to tell you how I wrote my answers in law exams that I was able to score even 90 marks in Hindu law. See, I've done my LLB from Punjab University, and fortunately, I was able to score 90 marks in Hindu law and a very good aggregate score overall in my law. So, I'll tell you what I did differently, what was my strategy, how I wrote my answers. एंड अपने एलएलबी के बाद मैंने यूपीएससी की तैयारी की, मैंने लॉ ऑप्शनल चूज किया ऑब्वियसली बिकॉज मैंने एलएलबी किया था, सो दैट वाज माय नेचुरल चॉइस फॉर ऑप्शनल एग्जाम. सो मैंने अपने ऑप्शनल की तैयारी कैसे की, स्पेशली आंसर राइटिंग की मैंने तैयारी कैसे की, वो मैं आप सबको आज बताऊं. सो लेट्स बिगिन आवर वीडियो एंड लेट्स फाइंड आउट हाउ एंड व्हाट टू राइट इन योर आंसर्स इन योर ऑप्शनल पेपर. चलिए शुरू करते हैं. सो देखिए, पेपर 1 जो लॉ ऑप्शनल का है ये दो सेक्शंस में डिवाइडेड है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. तो सेक्शन ए में हमारे पास ये 3 लॉज हैं जो हमें कवर करने होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड पब्लिक इंटरनेशनल लॉ. तो ये 3 लॉज हैं जो हमें प्रिपेयर करने होते हैं और इनका सिलेबस जो है स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का बहुत वास्ट है, बहुत सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं. एंड क्वेश्चन जो आता है ऑब्वियसली सभी टॉपिक्स को नहीं कवर कर पाते, सो वो मेन टॉपिक्स जिनमें से क्वेश्चन आता है तो उसमें से भी आंसर कैसे लिखना है, ये दिक्कत सबसे ज्यादा हमारे सामने खड़ी होती है. तो मैंने आज जो पेपर 1 है लॉ ऑप्शनल का, जिसके अंदर ये 3 सब्जेक्ट आते हैं, इसमें से मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का एक एग्जाम्पल उठाया है. कॉन्स्टिट्यूशन का जो सबसे पहला टॉपिक है, देखिए उस पे मैंने जो है आज का ये वीडियो बनाया है कि उस टॉपिक में से मैंने क्वेश्चन उठा के आपको बताऊंगी कि कैसे आंसर बनाना है. लेकिन उससे पहले पेपर का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि ये जो लॉ ऑप्शनल का पेपर है ये आपको 3 घंटे में पूरा करना है. 3 आवर्स का आपके पास टाइम है, सो देयर इज अ टाइम लिमिट टू दिस, ठीक है. एंड टोटल मार्क्स हैं 250. सो दोनों सेक्शंस ए और बी पूरा कुल मिला के ये 250 मार्क्स का आपका पेपर है. नाउ जैसा कि मैंने बताया कि पेपर जो है 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, एंड बोथ द सेक्शंस कंटेन 4 क्वेश्चंस ईच. तो दोनों सेक्शंस के अंदर 4 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जिसमें से क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 5 जो है ये कंपलसरी है. सो क्वेश्चन 5 जो है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी एंड क्वेश्चन 1 ऑब्वियसली इट इज द क्वेश्चन 1 ऑफ सेक्शन ए. तो ये दोनों क्वेश्चंस आपके लिए कंपलसरी हैं, आपको ये अटेम्प्ट करने ही करने हैं. और हर इन क्वेश्चंस के अंदर आपको 5 सब पार्ट्स मिलेंगे. तो क्वेश्चन 1 जो है उसके आपको 5 सब पार्ट्स देखने को मिलेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन 5 के भी 5 सब पार्ट्स हैं, तो जो आपको ये सारे अटेम्प्ट करने पड़ेंगे. देयर इज नो चॉइस इंटरनल और एक्सटर्नल इन एनी ऑफ दीज. एंड बाकी के जो 3 क्वेश्चंस बचते हैं सेक्शन ए में, उसमें आपको हर क्वेश्चन में 3 सब पार्ट्स मिलेंगे. तो देखिए कुल मिला के आपको टोटल जो है वो 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं. टोटल 8 हो गए. 8 में से जो 4 हैं सेक्शन ए में, 4 हैं सेक्शन बी में, बट आपको इसमें से सिर्फ 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें से 1 और 5 तो कंपलसरी है, वो आपको अटेम्प्ट करना ही करना है. नाउ टॉकिंग अबाउट द वर्ड लिमिट. वर्ड लिमिट की अगर मैं बात करूं, देखो ये आपको ऐसा नहीं करना है कि टॉपिक आ गया जो आपकी पसंद का है एंड यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट इट, यू डोंट हैव टू राइट ऑल द थिंग्स. आपको वहां पे सब कुछ नहीं लिख देना है. यू हैव टू रीड द क्वेश्चन कि वो पूछ क्या रहा है, क्या आपको वो उसकी क्वेश्चन की मांग क्या है, व्हाट इज द क्वेश्चन आस्किंग यू टू राइट. डोंट राइट एवरीथिंग यू नो अबाउट द टॉपिक. सो रिमेंबर द वर्ड लिमिट, यू हैव टू स्टिक टू द वर्ड लिमिट जो 150 वर्ड्स की है. सो उसमें रहकर आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें मेंशन करनी है. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दैट व्हाइल राइटिंग योर आंसर्स. अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, लिखते लिखते वो फ्लो में इतना बह जाते हैं, दे डोंट रिमेंबर कि वर्ड लिमिट है, और सब कुछ शुरू कर देते हैं लिखना जो भी उनको पता होता है उस टॉपिक के बारे में. देखिए ऑप्शनल के एग्जाम में, यूपीएससी जैसे पेपर में अगर आप ऐसा करेंगे तो नहीं चलेगा, यू विल नॉट गेट द आंसर. यू हैव टू राइट crisp and precise
थिंग्स जो क्वेश्चन ने पूछी हैं। इधर उधर का आप लिखना शुरू कर देंगे तो डोंट एक्सपेक्ट मार्क्स। देन फिर आप सोचते हैं कि मैंने सब पेपर किया था, आई डोंट नो व्हाई आई डिडंट स्कोर गुड इन माय मेंस ऑप्शनल। सो दैट विल नॉट हैपन इफ यू बीट अराउंड द बुश। यू हैव टू बी स्ट्रेट टू द पॉइंट, प्रिसाइज एंड कंसाइज चीजें लिखकर आएंगे, तभी आपको वहां पे मार्क्स मिलेंगे। सो रिमेंबर दैट 150 वर्ड्स के अंदर आपको जो है अपना आंसर लिखना है। नाउ लेट्स सी कि कैसे आंसर लिखना है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से जो सबसे पहला टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का वो उठाया। सो टॉपिक 1 कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का है कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फीचर्स जो है ये हमें इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। देखिए मैंने ये टॉपिक इसलिए चूज किया है, सबसे पहला ही टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का, बिकॉज इस टॉपिक के अंदर से जो क्वेश्चन आता है वो जनरली बच्चों को समझ नहीं आता कि इसमें क्या लिखें, कैसे अटेम्प्ट करना है इसे। बाकी जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक्स हैं दे आर प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। जैसे आपको बेसिक स्ट्रक्चर पूछ लेगा और अमेंडमेंट के बारे में जो 368 है वो पूछ लिया जाता है, गवर्नर्स की पावर, प्रेसिडेंट की पावर, सो दीज आर लाइक पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। सो ये क्वेश्चंस बच्चे फिर भी अटेम्प्ट कर पाते हैं, बट इस टॉपिक से जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं पीपल फाइंड इट अ बिट हार्ड, like how to attempt the questions from this topic. So इसलिए मैंने ये टॉपिक चूज किया है। So मैंने ये प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है वो उठाया, 2019 के अंदर ही ये क्वेश्चन आया था। So the question is, India that is Bharat shall be a union of states, quote and unquote। So ये quote के बेसिस पे ये quote वाला क्वेश्चन है ये, तो इसको एक्सप्लेन करने को बोला है। एंड एक और क्वेश्चन है साथ में, do you think that Indian constitution is a federal constitution? Discuss with the help of decided cases। ये क्वेश्चन हमारे सामने है। देखिए टॉपिक है डिस्टिंक्टिव फीचर्स। तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स पढ़ते हैं तब हम उसमें बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, जैसे सेक्युलरिज्म की हम बात करते हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, सेक्युलरिज्म, फेडरलिज्म, ठीक है, सोशलिज्म पे बेस्ड है हमारा, सोशल स्टेट है हम, ठीक है। तो ये सारे जो है डिफरेंट फीचर्स और भी बहुत सारे हैं जो हम कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं। लेकिन सवाल जो यूपीएससी पसंद करती है, जो प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स के बेसिस पे मैंने एनालाइज करके निकाला है कि फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म ये बहुत ही पेट टॉपिक्स हैं यूपीएससी के। फेडरलिज्म पे तो इनफैक्ट 3 से 4 बार पिछले 5 सालों में सवाल आया हुआ है, तो इसलिए मैंने ये टॉपिक चूज किया है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, एक्सप्लेन, इस कोड को एक्सप्लेन करने को बोला है। एंड देन दे आस्क्ड, डू यू थिंक दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल? सो ये फेडरलिज्म से जुड़ा हुआ सवाल है, फेडरलिज्म के टॉपिक से ये सवाल आया है। एंड लेट्स सी इसका आंसर कैसे अटेम्प्ट करना है आपने। याद रखिए उसने केसेस भी पूछे आपसे, ठीक है। सो लेट्स सी हाउ टू राइट द आंसर टू दिस क्वेश्चन, जो कि बहुत से बच्चों को दिक्कत आती है कि वो यही सोचते रह जाते हैं कि आंसर कैसे लिखूं, शुरू कैसे करूं और एंड में क्या लिखना है, बीच में क्या इंक्लूड करना है, क्या नहीं करना है। सो लेट्स फाइंड आउट। सो आंसर राइटिंग का जो ये प्रोसेस है पूरा, देखिए आपको बहुत ही स्ट्रक्चर्ड आंसर वहां पे लिखना पड़ेगा। दिस इज नॉट जस्ट एनी लॉ एग्जाम दैट यूर राइटिंग, दिस इज यूपीएससी का ऑप्शनल पेपर दैट यूर राइटिंग। सो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है वो क्वालिटी आंसर होना चाहिए, तो आपका आंसर में क्वालिटी होनी चाहिए। एंड यू हैव टू राइट स्टैंडर्ड, सम स्टैंडर्ड होना चाहिए। एक बेंचमार्क सेट किया है यूपीएससी ने, यू हैव टू मीट दैट बेंचमार्क एंड यू हैव टू राइट आंसर्स like that। So steps में मैंने डिवाइड कर दिया है आंसर राइटिंग को on the basis of my experience how I do it। So सबसे पहला जो स्टेप है, you have to start with a quote। So the first thing that you have to do is start with a quote। तो जैसे इस क्वेश्चन का मैंने आंसर कैसे शुरू किया है, मैंने डाइसी का कोट उठाया। सो एवी डाइसी, ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर हम इनको पढ़ते हैं, एवी डाइसी। सो एवी डाइसी का ये कोट है, अ फेडरल स्टेट is a political contrivance intended to reconcile national unity and power। You can start your answer by writing this quote or any other quote। So इसके लिए I would suggest आप एक लिस्ट तैयार कर लें, ठीक है। आप एक लिस्ट बना लें कोट्स की पहले से, जो आप याद रख लें कि सेक्युलरिज्म का अगर क्वेश्चन आता है तो मैं ये वाला कोट डाल दूंगा या डाल दूंगी, या फेडरलिज्म के ऊपर आप ऐसी बहुत सारी कोट्स इजी और 1 या 2 लाइंस की मैक्सिमम जो आपको लगता है कि हाँ ये मुझे याद रहेंगी पेपर में, सो दैट आप अपने आंसर में इंक्लूड कर सकें। नेक्स्ट स्टेप इज इंट्रोडक्शन एंड एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। देखिए जितने भी अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट्स का इंटरव्यू देखेंगे या उनकी स्ट्रैटेजी वीडियोस देखेंगे तो हर कोई आपको कहेगा कि फॉलो IBC अप्रोच। नाउ व्हाट इज दिस IBC अप्रोच?
I stands for intro, B is body and C is conclusion. So IBC, ये तीन चीजें, ये स्ट्रक्चर है, ये फ्रेमवर्क है, ये लेआउट है आपके आंसर का. इस तरीके से आपका आंसर होना चाहिए. So but my is like start, you can start with a quote. This helps you in gaining the attention of the examiner. कोट देख के एग्जामिनर जो है वो खुश होता है कि थोड़ा फिलोसॉफिकल स्टार्ट आपने किया है. एंड देन यू कैन स्टार्ट विद योर इंट्रोडक्शन and you have to write a nice and good and optimistic introduction to your answer. This is what I believe. And देखिए, क्योंकि जो हमने क्वेश्चन यहाँ पे 2019 का उठाया, दिस इज लाइक अ स्टेटमेंट एक पूछी गई है जो कोर्ट्स में दी गई है, उसको एक्सप्लेन करने को बोला है. तो डोंट फॉरगेट टू एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, वो बहुत जरूरी है यहाँ पे. ठीक है. So write a nice, good, optimistic introduction to your answer and start by explaining the statement which is quoted in the question. Now for example, आप इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं? आप स्टेटमेंट एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, एंड आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं कि इट वाज मोंटेस्की हु वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ फेडरलिज्म. कि फेडरलिज्म का ये जो कंसेप्ट, देखो फेडरलिज्म पे ही क्वेश्चन है, वो पूछ फेडरलिज्म के बारे में ही रहा है. सो यू कैन स्टार्ट बाय राइटिंग दैट मोंटेस्की वाज द लाइक जूरिस्ट who gave the idea of federalism in modern political thinking. And then you can write the meaning of federalism, and आप ये बता सकते हैं इंट्रोडक्शन में that federalism is the basic structure of Indian constitution. So इस तरीके से आपको एक बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन अपना तैयार करना है. एटलीस्ट लाइक 4 lines 4 to 5 lines are enough for introduction. ठीक है ना. आगे बढ़ते हैं स्टेप 3 पे. स्टेप 1 हमने देख लिया कि you can start with the quote. स्टेप 2 में आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं. एंड स्टेप 3 में आपको बॉडी लिखनी है. सो इंट्रो बॉडी कंक्लूजन में जो आईबीसी अप्रोच में जो हमारा बी है, दैट स्टैंड फॉर बॉडी. सो बॉडी में क्या लिखना है? देखिए, ऐसा नहीं कर सकते आप कि जो भी आपको सब आता है सब आपने बॉडी में डाल दिया. यू हैव टू स्टिक टू द थिंग दैट द क्वेश्चन इज आस्किंग. तो वो पूछ क्या रहा है वो आपको याद रखना है वहां पे. ठीक है. सो यू कैन डिस्क्राइब व्हाई डू यू थिंक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल. सो क्वेश्चन उसने यही पूछा है, डू यू थिंक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल. सो आपने यहाँ पे बॉडी में बताना है कि इफ यू थिंक इट इज फेडरल, व्हाई डू यू थिंक इट इज फेडरल. और इफ यू थिंक इट्स यूनिटरी, व्हाई डू यू थिंक इट्स यूनिटरी. और इफ यू थिंक, वैसे देखिए हमारा एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वाजी फेडरल, एंड हर बच्चा ये जरूर मेंशन करेगा कि ये क्वाजी फेडरल है. बट आप बाकियों से अलग क्या करेंगे? यू कैन राइट दैट केसी वियर इन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्वाजी फेडरल बताया. सो व्हेन यू राइट दिस इन योर आंसर, आपका आंसर का लेवल उठ जाएगा कि आपको पता है कि ही वाज द वन हु कोटेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन एज क्वाजी फेडरल. जैसे ये टर्म यूज करेंगे और ये टर्म जिसने दी वो आप बताएंगे, आपके आंसर का लेवल बढ़ जाएगा, बाकियों से अलग हो जाएगा. एंड दिस इज हाउ यू गेन मार्क्स. नाउ अब दिक्कत ये है, ज्यादातर व्हाट आई यूज्ड टू डू, मुझे ऐसा लगता था कि एग्जामिनर को मुझे दिखाना है कि मैंने ये भी अपने आंसर में इंक्लूड किया है. दिस इज डिफरेंट, दिस इज समथिंग डिफरेंट दैट आई हैव रिटन इन माय पेपर एंड आई वांट टू सी इट. सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इट कि सिंगल, देखिए आप पेन वहां पे यूज कर सकते हैं. सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इट, आई यूज्ड टू ओवरराइट. सो जैसे मैंने केसी वियर लिखना है तो मैं इसको डार्क पेन से ऐसे कर देती हूँ. ठीक है, ताकि उसकी अटेंशन यहाँ पे जाए. I want his attention, that I want him to see कि मैंने ये चीज mention की है. This is something different that I've mentioned, but I believe is different what I have mentioned. So I want him to see it. So I used to do this. I used to overwrite. देखिए, अगर ब्लैक पेन का यूज अलाउड होता है किसी पेपर में, तो आप ब्लैक से लिख सकते हैं. बट अगर सिंगल पेन ही अगर आपको यूज करना है, so this is how you can gain the examiner's attention, so that he knows कि आपको ये भी पता है. Now then what you can do is you can write the features of the constitution that make us federal. देखिए constitution के अंदर बहुत सारे features हैं जो हमें federal और unitary बनाते हैं, quasi federal actually जो बनाते हैं. So कौन से वो features हैं जो हमें federal बनाते हैं, कौन से जो features हैं वो जो हमें unitary बनाते हैं. So ये सारे features आप जो है mention कीजिए. मैंने example के तौर पे देखिए यहाँ पे लिखा है कि कौन से जो features हैं हमें unitary non federal features कौन से, जैसे single citizenship है, strong judiciary है, strong center है. तो ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी. ठीक है, बिकॉज उसने पूछा है ना, व्हाई डू यू थिंक इट्स फेडरल, और इफ यू थिंक इट्स क्वाजी फेडरल देन टेल हिम व्हाई इज इट क्वाजी फेडरल. ना फेडरल फीचर्स फिर आप मेंशन कर सकते हैं कि फेडरल फीचर्स कौन से हैं, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, डिवीजन ऑफ पावर. तो ये लिस्ट को आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, जस्ट डिस्कस ऑल दीज पॉइंट्स इन ब्रीफ. उसके बाद जो बहुत जरूरी चीज है, मेंशन द आर्टिकल्स इन योर पेपर. आर्टिकल्स लिखने बहुत जरूरी है.
सो देखिए आप लॉ का पेपर लिख रहे हैं, सेक्शंस आर्टिकल्स दे आर मस्ट, ये तो जरूर ही आपके पेपर में होने चाहिए, दिखने चाहिए। अगेन कैसे आप इसको राइट कर सकते हैं, अंडरलाइन कीजिए, ओवर राइट कीजिए, सर्कल कर दीजिए, किसी भी तरीके से, सो दैट एग्जामिनर सीज कि आपने ये आर्टिकल्स मेंशन किए, आपको पता है कौन से वो आर्टिकल्स है कॉन्स्टिट्यूशन के जो हमें क्वाज़ी फेडरल बनाते हैं या फेडरल बनाते हैं, वट एवर यू बिलीव। And do not forget to mention the cases. देखिए cases are must. You're writing a law exam. Sections, articles, cases. इसके बिना आपका आंसर जो है वो इनकम्प्लीट है, एंड फिर उम्मीद मत कीजिए अगर आप केसेस नहीं लिख के आए हैं तो आपके मार्क्स ज्यादा बेहतर आएंगे. सो इफ यू वांट लाइक टू if you want that edge over other aspirants जो law optional choose किया है, so write everything, write the cases, write the appropriate articles and landmark cases mention कीजिए, एक structured answer उसको लिख के दीजिए एग्जामिनर के, क्योंकि देखते ही like खुश हो जाए कि बहुत अच्छा आंसर लिखा है, दिस पर्सन डिजर्व्स मार्क्स. सो ये मेरी थिंकिंग होती है किसी भी आंसर को लिखने से पहले. सो थिंक कि एग्जामिनर क्या चाहता है, उसको इरिटेट करने वाली कोई चीज फालतू मत लिखिए, उसको उसकी अटेंशन हमें गेन करनी है अपने पेपर में. देखिए आपको बेसिकली अपना आंसर उसको परोस के देना है. सो इट इज ऑल अबाउट योर प्रेजेंटेशन. तो आप प्रेजेंटेशन जैसी देंगे वैसे आपके मार्क्स आएंगे. ठीक है, तो जैसे देखिए खाने को भी आप अच्छे से परोस के देंगे तभी वो अच्छा दिखता है, इफ इट टेस्ट गुड, बट इट इज ऑल अबाउट द प्रेजेंटेशन ऑफ योर आंसर. नाउ तो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल पे केस मेंशन किया है कि कौन सा केस इस क्वेश्चन में आप मेंशन कर सकते हैं. स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस मैंने मेंशन किया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज उसका नेचर क्या है, इट्स एम्फीबियन इन द सेंस दैट it can move either on the federal side or on the unitary side according to the needs and situation and circumstances of the case. So this is a very good case जो आप जरूर डालें फेडरलिज्म के क्वेश्चन में. और ये जो टर्म अगर आप मेंशन करेंगे एम्फीबियन, जिसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बोला हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, आई एम श्योर कि आपके मार्क्स एक फालतू मार्क्स जरूर मिलेगा. चलिए नेक्स्ट लास्ट जो स्टेप है हमारा आंसर राइटिंग में, दैट इज कंक्लूजन. तो कंक्लूजन में आपको क्या लिखना है, देखिए यू हैव टू कंक्लूड योर आंसर. आपने सब कुछ बता दिया है, क्वेश्चन जो पूछ रहा है. कंक्लूजन में एग्जामिनर एक्सपेक्ट्स यू टू राइट योर ओपिनियन. आपका क्या मानना है कि आपने पूरा आंसर उसको दे दिया है, नाउ व्हाट डू यू बिलीव, तो आपको कंक्लूड करना है. तो इट इज यू कैन राइट अ क्रिटिकल अप्रेजल इन 3-4 लाइन्स ऑन वेदर यू थिंक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ट्रूली फेडरल और नॉट. सो क्रिटिकल अप्रेजल आप लिख सकते हैं. और what you can do is you can also end with a quote. तो कोट भी आप एंड में डाल सकते हैं. देखिए जरूरी नहीं है कि आपको शुरू में ही कोट डालना है. इफ यू नो अ कोट जो आपके इस क्रिटिकल अप्रेजल को बहुत अच्छे से समराइज करता है, जो आप कहना चाहते हैं आपकी बात को बहुत अच्छे से कन्वे करता है, सो यू कैन राइट दिस. तो यहाँ पे मैंने ग्रैनवेल ऑस्टिन का जो कोट है वो यूज किया ऑन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. ठीक है, सो और या मॉरिस जॉन्स का, प्रोफेसर मॉरिस जॉन्स ने बताया है कि इंडियन फेडरलिज्म जो है वो एक बार्गेनिंग फेडरलिज्म है. ठीक है, सो ऑल दीज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और ये बार्गेनिंग फेडरलिज्म, इस तरीके से भी आप अपने आंसर को एंड कर सकते हैं. सो बी वेरी कॉशियस अबाउट राइटिंग योर कंक्लूजन, और अपना ओपिनियन मेंशन करना न भूलें, व्हाट यू थिंक. ठीक है, सो इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा. एंड डू नॉट फॉरगेट द डायग्राम्स. सो डायग्राम तो बहुत जरूरी है, एंड देखिए हर क्वेश्चन में डायग्राम नहीं बन पाता है, अंडरस्टैंड दैट. सो जहां भी आपको लगता है कि डायग्राम पॉसिबल है किसी भी आंसर में, ठीक है, सो डायग्राम इस तरीके से या किसी भी तरीके से, अगर जैसे आपको सर्कल्स में जैसे बनाना है, कुछ लोग सर्कल्स में प्रेफर करते हैं, तो डायग्राम जरूर इंक्लूड कीजिए. सो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन इट हेल्प्स यू इन गेनिंग मार्क्स. नाउ अब एक और एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, मुझे लगा कि एक क्वेश्चन जो है इससे सफिशिएंट नहीं रहेगा, एक क्लियर आइडिया नहीं मिलेगा. ठीक है, अगर आपको मिल गया इट्स वेल एंड गुड, बट आई थिंक एक और क्वेश्चन हमें देख लेना चाहिए कि कैसे. अब 2018 का एक क्वेश्चन है, तो इसका आंसर मैंने कैसे लिखा. देखिए व्हाट आई डू इज, कोई भी टॉपिक होता है तो मैं उसको प्रिपेयर इसी तरीके से करती हूँ. आई जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनकी लिस्ट बना के और जो भी पूछा गया है उसमें से वो सारे टॉपिक्स मैं पहले उन पे आंसर्स लिखने शुरू कर देती हूँ. एंड इस टॉपिक के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि आई डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपको किसी बुक में ऐसे प्रिपेयर्ड नहीं मिलेगा.
इस टॉपिक के लिए आई डिड माई रिसर्च एंटायरली फ्रॉम द इंटरनेट. सो मैंने बहुत से रिसर्च पेपर्स एंड जर्नल्स जो हैं उनको पढ़ा और फिर मैंने फेडरलिज्म के ऊपर पूरा अपना एक नोट्स प्रिपेयर कर लिए. सो वो नोट्स इतने सफिशिएंट थे, फुल फ्लेज नोट्स थे कि फेडरलिज्म में से किसी भी टॉपिक पे अगर क्वेश्चन आ जाए वो सभी उस नोट्स में कवर था. सो आई वुड एडवाइस कि आप भी ऐसा ही करें. ठीक है, चलिए. सो 2018 का ये क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड कंपैरेटिव फेडरलिज्म. ठीक है, तो यहाँ पे ये स्पेसिफिक जो काइंड्स हैं फेडरलिज्म के उनके बारे में पूछ रहा है कि कोऑपरेटिव और कंपेटिटिव फेडरलिज्म क्या है. Do you agree with the view that Indian Constitution is based on the concept of comparative federalism and not the concept of cooperative federalism? कि क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज बेस्ड ऑन competitive federalism and not on cooperative federalism. ठीक है, चलिए. सो अगेन इसका आंसर कैसे लिखेंगे? यू कैन स्टार्ट विद अ कोट. जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, इफ यू वांट यू कैन स्टार्ट विद अ कोट इफ यू नो द कोट. तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि पहले से लिस्ट प्रिपेयर करके रखने कोट्स की फेडरलिज्म के ऊपर. एंड अगेन डोंट राइट अननेसेसरी थिंग्स. इससे एग्जामिनर इरिटेट ही होगा. अननेसेसरी चीजें बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करें. जस्ट snip all those unnecessary things and just exclude them from your answer if you want to write quality answers and if you want to get good marks. Now second step वही फिर से introduction है. So कैसे आप इसको शुरू करेंगे? You can start by explaining the two terms and उसके instances दीजिए, examples दीजिए comparative और cooperative federalism दोनों के, and then you can explain what is comparative federalism. So comparative federalism is a concept where center competes with the state. जहाँ पे center और states के बीच एक competition है and vice versa the states also compete with each other. So state और center के बीच competition है, states का आपस में भी competition है, but all this competition, all these efforts are to develop India. So you can tell that as a concept, the comparative federalism as a concept is more suitable to countries like US, जहाँ पे उनके constitution में ही ये concept जो है इनबिल्ट है, तो ये वहां के लिए ज्यादा सुटेबल है. आप ये भी मेंशन कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज बॉडी ऑफ द आंसर. ठीक है, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन में से आई हम देख चुके हैं. ठीक है, अब बॉडी पे जाते हैं. नाउ बॉडी में व्हाट यू हैव टू डू इज लाइक आंसर, जब आप आंसर की अपनी बॉडी लिख रहे हैं, डेल्व इनटू डिटेल्स. डिटेल्स में जाइए दोनों कॉन्सेप्ट्स के, बट रेलेवेंट डिटेल्स. ठीक है, मैंने आपको पहले भी बोला कि अननेसेसरी चीजें आपको एक्सक्लूड करनी है. रेलेवेंट डिटेल्स जो मटेरियल इंफॉर्मेशन है वो मेंशन करनी है आपने आंसर को, क्योंकि 150 की वर्ड लिमिट है. यू कैन नॉट राइट एवरीथिंग दैट यू नो अबाउट इट. यू हैव टू स्टिक टू द क्वेश्चन. उस दायरे में रह के आपको लिखना है. सो गिव इंस्टांसेस, वो एग्जांपल्स दीजिए, वो इंस्टांसेस दीजिए जहां पे गवर्नमेंट ने कोऑपरेटिव या कंपैरेटिव फेडरलिज्म को यूज किया है सो दैट आवर नेशंस यूनिटी रिमेन्स इंटैक्ट. सो उसको प्रमोट करने के लिए. एंड फिर बताइए कि व्हाट मेजर्स द यूनियन गवर्नमेंट हैज टेकन टू प्रमोट द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कि हमारी यूनियन गवर्नमेंट ने क्या क्या कदम उठाए हैं कंपैरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करने के लिए, उसके मेरिट्स डिमेरिट्स दोनों टॉपिक्स के. ठीक है, कंपेटिटिव के भी और कोऑपरेटिव के भी मेरिट्स डिमेरिट्स बताइए. एंड ये सब आप अपनी बॉडी में इंक्लूड कीजिए. एंड अब लास्टली हम आते हैं अपने कंक्लूजन पे. तो व्हाइल राइटिंग योर कंक्लूजन, अगेन एज आई सेड, यू हैव टू राइट योर ओपिनियन. वो आपको ओपिनियन जानना चाहता है एग्जामिनर. Which one do you think is best suited for India? तो कंक्लूजन में आप लिखिए कि इंडिया जैसी कंट्री के लिए कौन सा फेडरलिज्म, कौन सा टाइप ऑफ फेडरलिज्म इज suitable, बेस्ट सूटेड कौन सा है. और यू कैन ऑल्सो चूज टू से इन योर कंक्लूजन that according to me both types of federalism although they seem contradictory कि different है, बिल्कुल opposite concepts लगते हैं, but both have their pros and cons, दोनों के फायदे नुकसान है. एंड कोई एक टाइप ऑफ फेडरलिज्म विल नॉट ब्रिंग रिजल्ट्स, कि सिर्फ कंपटीशन से हमें रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे. ठीक है, इट इज द कंपटीशन अलोंग विद कोऑपरेशन दैट विल ड्राइव रियल चेंज. सो इस तरीके से अगर आप अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे तो बहुत ही अच्छा कंक्लूजन आपका बनेगा एंड एग्जामिनर विल बी रियली हैप्पी. सो इस तरीके से आपको कंक्लूजन करना है. जनरली बच्चे क्या करते हैं कंक्लूजन में, वो जो आपने आंसर में पहले बॉडी में या शुरू में लिखा होता है उन्हीं में से 3-4 लाइनें उठा के कंक्लूजन में डाल देते हैं. ऐसे नहीं आपको कंक्लूजन लिखना है. यू हैव टू राइट समथिंग डिफरेंट इन योर कंक्लूजन. यू हैव टू राइट योर ओपिनियन कि ये कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया, इसके बाद मेरा ये मानना है, दिस इज व्हाट आई बिलीव.
वही एक्सपेक्ट किया जाता है आपसे, ठीक है। सो दिस इज हाउ अकॉर्डिंग टू मी you should write your answer. But if there are any other like tips and tricks you know, do let me know and comment section में आप मुझे बताइए। and मेरी तरफ से this is like everything जो भी मैं करती हूँ अपने एग्जाम में and जिसके कारण मुझे like हमेशा से अच्छे मार्क्स मिले हैं thankfully by God's grace. So this is my strategy, this is how I write my answers, and that's what I've always been able to score really good with this strategy. चलिए, सो ये कुछ लास्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है। मैंने 2019 का आपके साथ डिस्कस कर लिया, 2018 का आपके साथ डिस्कस किया है, एंड दिस इज 2017 का क्वेश्चन, 16 का एंड 15 का। तो देखिए 2017 में जो क्वेश्चन आया है वो सेक्युलरिज्म पे आया है, ठीक है। 2017 में सेक्युलरिज्म पूछ लिया उसने, एंड और देखिए केसेस भी पूछे गए हैं। सो आपको पहले से जब अपने नोट्स बना रहे हैं ना, तो टॉपिक का जो एक्सप्लेनेशन है और उससे रिलेटेड जो केस लॉज है उनकी लिस्ट आपको प्रिपेयर करके रखनी है। यू जस्ट कीप दैट हैंडी, सो आपको रिवाइज करने में इजी हो। एंड देखिए 2016 में फिर से फेडरलिज्म के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। सो 3 टाइम्स 2019 में भी देखिए फेडरलिज्म से आया, 2018 में भी कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म पूछ लिया है। तो देखिए फेडरलिज्म इज अ वेरी लाइक फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी, और ये बहुत न्यूज में भी था लास्ट ईयर, लाइक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है, सॉरी लास्ट ईयर भी बहुत न्यूज में था ये। सो इसलिए फेडरलिज्म पे सवाल बहुत आता है अगर इस टॉपिक में से आता है। और 2015 में तो कोई क्वेश्चन आया ही नहीं था इस टॉपिक से। देखिए मैं इससे पीछे नहीं गई हूँ बिकॉज हमें करंट ईयर ट्रेंड्स देखने हैं, तो लास्ट 4-5 ईयर्स के ट्रेंड्स हमने देखे हैं, एंड इस तरीके से आपको अपना आंसर अगर आप लिखेंगे, आई एम श्योर कि आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे। मुझे हमेशा मिले हैं, एंड आई ट्रूली बिलीव this is how we should present our answer. This is the best way, and I've included every tips and every trick that is in my book जो मैंने यूज की है अपने आंसर्स को लिखने के लिए। So I really hope that you gain from this, you benefit from this, and if you follow this it will be like really good. आपको खुद रियलाइज होगा कि आपके आंसर्स की क्वालिटी कितनी एनहांस हो गई है। सो आपको आइडिया मिल जाएगा। बहुत से बच्चों को आइडिया ही नहीं होता है कि शुरू कैसे करें, लिखना क्या है। सो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि क्या लिखना है, व्हाट टू इंक्लूड इन योर आंसर्स, व्हाट नॉट टू इंक्लूड। सो डोंट राइट क्रैप इन योर एग्जाम्स, जो फालतू की डिटेल्स होती हैं, डोंट राइट दैट। इट जस्ट इरिटेट्स द एग्जामिनर एंड यू डोंट हैव टू डू दैट। यू हैव टू कीप हिम हैप्पी इफ यू वांट मार्क्स, ठीक है। सो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, डायग्राम्स इंक्लूड कीजिए, केसेस डालिए, सेक्शंस आर्टिकल्स लिखिए, and stick to the point. Do not beat around the bush. So if you follow all these tips and tricks, I'm sure you'll like benefit from it greatly. Chaliye, thank you so much for watching the video, and I hope you liked it. And if there is anything that I've missed, you think I should add, yeah, if you have any tips or tricks for me, do let me know in the comment section, and like कीजिए वीडियो को, share कीजिए अपने friends के साथ, so that you know a lot of people can benefit from this. And do not forget to subscribe to our channel and ring the bell icon if you want all latest like notifications of my videos. Thank you so much for watching Nyaya Academy.